हेलो फ्रेंड्स, आईसीटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आईसीटी और आईसीटी का शिक्षण में महत्व। आईसीटी वर्तमान समय में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। आईसीटी क्या है? आईसीटी का पूरा नाम हम जानते हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। अर्थ क्या निकलता है इससे? हम क्या जानना चाहते हैं आईसीटी के माध्यम से? आईसीटी मुख्यतः क्या है? आईसीटी किसे कहते हैं? वर्तमान समय में हम शिक्षण के तकनीकों का प्रयोग करना चाहते हैं। हम शिक्षक उस शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहते हैं। उस शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं। आईसीटी की शुरुआत कैसे हुई? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य उन तरीकों से है जिनके माध्यम से सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। इस तकनीक में सभी प्रकार के दृश्य सामग्री, जनसंपर्क, संचार एवं संप्रेषण उपकरण जैसे कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न, शिक्षण मशीन आदि को सम्मिलित किया जाता है। सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का क्या माध्यम रहा होगा? हम पुराने काल की बात कर रहे हैं। पहले जो शिक्षा होती थी वो गुरुजी बोला करते थे और विद्यार्थी सुनते थे, यानी शिक्षण का माध्यम केवल मौखिक ही था। अर्थात अब समझ सकते हैं, यानी एक शिक्षक है और वो एक सीमित छात्र को शिक्षा दे सकते थे। धीरे धीरे कागज पेन आविष्कार हुआ। कागज पेन कलम का आविष्कार होने से शिक्षा में थोड़ा सा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? कि जो शिक्षा मौखिक होती थी, एक सीमित बच्चों को दी जा सकती थी, वही शिक्षा को एक लिखित तौर में होने लगा। अगर हम पेन की बात कर रहे हैं तो यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में प्रत्येक दिन लाखों लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बॉल पॉइंट पेन का इतिहास लगभग 8 दशक पुराना है। इस पेन का आविष्कार 1931 में लेडिस्लाओ जोस बीरो द्वारा किया गया था, जिसके नाम पर इस पेन को बीरो पेन के नाम से जाना जाता है। अगर हम कागज की बात करते हैं तो कागज का आविष्कार चीन को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले कागज का इस्तेमाल में ही हुआ था। कागज का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम काई लुन, जो चीन के रहने वाले थे। इन्होंने 202 ईस्वी पूर्व हान राजवंश के समय में कागज का आविष्कार किया था। यह बात तो स्पष्ट हो गई कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन चीन के बाद भारत ही वह देश है जहां कागज बनाने और इस्तेमाल किए जाने के प्रमाण मिले। सिंधु सभ्यता के दौरान भारत में कागज के निर्माण और उपयोग के कई प्रमाण सामने आए हैं, जिनसे ये साबित होता है कि चीन के बाद भारत में ही सर्वप्रथम कागज का निर्माण और उपयोग हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस खोज के बाद ही पूरी दुनिया में कागज का इस्तेमाल व्यापक रूप से होने लगा था। भारत में कागज बनाने की सबसे पहली मील कश्मीर में लगाई गई थी, जिसे वहां के सुल्तान जैनुल आबिदीन ने स्थापित किया था। सन 1857 में भी कागज बनाने वाली मील स्थापित की गई थी, जिसका नाम था टीटा कागज मिल्स, लेकिन ये मील कागज बनाने में असफल रही। आधुनिक कागज का उद्योग कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर बाली नामक स्थान पर स्थापित किया गया। तो जब स्याही कलम कागज का आविष्कार हुआ तो शिक्षा में और बदलाव आया। इसके बाद
प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ। प्रिंटिंग मशीन आने से शिक्षा में क्या बदलाव आया? जो हम एक सीमित शिक्षा लिखित तौर पे लेते थे, उसी शिक्षा को प्रिंटिंग मशीन के द्वारा छपाई करके बहुत सारे नोट्स या बुक्स बनाए जा सकते थे। अगर हम प्रिंटिंग मशीन की बात करते हैं तो 1439 में जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक ने एक लकड़ी के छापा प्रिंटिंग मशीन का उत्पादन किया। जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग को आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक माना जाता है। उन्होंने प्रथम छापेखाने की स्थापना की थी। गुटेनबर्ग ने छपाई के लिए धातु के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अक्षर बनाए। अक्षर बनाने के लिए उन्होंने सीसालेट धातु का प्रयोग किया था। इसके बाद टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ। आप लोगों ने नाम सुना होगा टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का आविष्कार आज से बहुत समय पहले संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ढोल बजाए जाते थे या कबूतर के साथ संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। संदेश को दूर तक भेजना टेलीग्राफ कहलाता था या टेलीग्राफी कहलाती थी। टेलीग्राफ एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है दूर से लिखना। तार द्वारा संदेश भेजने वाले टेलीग्राफ के आविष्कार का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल एफ बी मोर्स को जाता है, जिन्होंने 1844 में वाशिंगटन और बाल्टीमोर के बीच तार द्वारा खबरें भेजकर इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। तो जब टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया तो शिक्षा में थोड़ा सा और बदलाव आया या तेजी आई। इसके बाद टेलीफोन का आविष्कार आया। टेलीफोन का आविष्कार आने से क्या हुआ, जैसे आज हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, अपनी समस्या को दूसरे से शेयर कर देते हैं। तो टेलीफोन आने से क्या हुआ, दो संवादीय बातचीत समझ लीजिए। टेलीफोन आने से जो शिक्षा एक बुक प्रिंटिंग में छपाई होती थी, वही शिक्षा को हम टेलीफोन के माध्यम से दूसरे को भी दे सकते थे। टेलीफोन का आविष्कार आज भले ही मोबाइल फ़ोन दूर संचार का सबसे आधुनिक साधन बन गया है, लेकिन मोबाइल फ़ोन की शुरुआत भी टेलीफोन के एडवांस रूप में वायरलेस टेलीफोन से ही हुई है। टेलीफोन विज्ञान की ऐसी महत्वपूर्ण खोजों में से एक है जिसने 21वीं सदी में दूरसंचार का रूप ही बदल डाला। इस युग परावर्तक यंत्र का आविष्कार स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 2 जून 1875 में किया था। ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर रेडियो का आविष्कार हुआ। रेडियो का आविष्कार होने से शिक्षा में क्या बदलाव आया, तो रेडियो आने से चैनल बनाया गया। चैनल के माध्यम से उसका प्रसारण होने लगा और ब्रॉडकास्ट होने लगा। इसकी वजह से शिक्षा में और ज़्यादा बदलाव आने लगा। अगर हम रेडियो की बात करते हैं तो आज भले ही मनोरंजन तथा समाचार के लिए अनेक उन्नत माध्यमों का प्रयोग करने लगे हों, फिर भी समाज में जिस तरह हम सूचना, मनोरंजन और विज्ञान संचार का महत्व बढ़ा है, उसे देखते हुए रेडियो ने एफएम चैनलों के विस्तार के माध्यम से अपनी उपयोगिता बढ़ाई है। लेकिन क्या आपको मालूम है, वर्तमान समय में भी अपनी अनोखी पहचान बनाए रखने वाले दूरस्थ से रेडियो संपर्क स्थापित करने का आविष्कार इटली के विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री गुगेलेम्बो मार्कोनी ने दिसंबर 1895 में किया था। वास्तव में मार्कोनी को बेतार के तार का जन्मदाता कहा जाता है। संचार क्रांति के क्षेत्र में किए गए इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्होंने 1909 में भौतिक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। टेलीविज़न का आविष्कार होने से जो हम शिक्षा केवल सुन सकते थे, पढ़ सकते थे, वही चीज़ हम टेलीविज़न के आने से शिक्षा हम देख भी सकते थे या सुन भी सकते थे। टेलीविज़न के माध्यम से कोई भी बहुत सारे चैनल बनाए गए जिसके माध्यम से शिक्षा को विधिवत टीवी पे हम देख सकते थे और सुन भी सकते थे और समझ भी सकते थे।
टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो टीवी का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड ने 1925 में किया था। इस महान आविष्कार के बाद दुनिया के पहले वर्किंग टेलीविज़न का निर्माण 1927 में फिलो फार्न्सवर्थ ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर का आविष्कार होने से शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। सब कंप्यूटर से हम पढ़ सकते थे, नोट्स रख सकते थे, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते थे। कंप्यूटर का मैंने जनरेशन आप लोगों को ऑलरेडी बताया फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन सा जनरेशन में कौन सा सिस्टम आया, क्या बदलाव किया गया। फिर रूस द्वारा पहला उपग्रह दूरसंचार छोड़ा गया। 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी की सतह से पहली मानव निर्मित वस्तु रूसी उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया। रूसी समाचार एजेंसी टास के मुताबिक उपग्रह का वजन करीब 84 किलोग्राम था और इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। सैटेलाइट के माध्यम से बहुत तेजी से सूचना भेजी जा सकती थी। उपग्रह छोड़ने के बाद शिक्षा में बहुत तेजी से बदलाव आ गया। 1960 तक ये जितनी भी तकनीकी हमने बताई, चाहे वो रेडियो हो, टेलीफोन हो या टेलीग्राफ हो या उपग्रह हो या कंप्यूटर हो, ये सारे विकसित हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट आपका आता है शिक्षण तकनीक वर्गीकरण। शिक्षण की विधि जो शिक्षण काल का था उसे हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक कहलाता है 1960 के पहले का शिक्षण, एक आता है 1960 के बाद का शिक्षण। जो 1960 से पहले का शिक्षण है उसे हम कह सकते हैं शिक्षण शास्त्र, परंतु 1960 के बाद का जो शिक्षण होता है वो कहलाता है शिक्षण तकनीकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। वर्तमान की जो हम बात कर रहे हैं वो हम शिक्षण तकनीक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब हम जानेंगे शिक्षण तकनीक कौन कौन है और कैसे शिक्षण तकनीकों का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। लूम्सडेने नामक व्यक्ति ने 1964 में शिक्षण तकनीकों को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 शिक्षण तकनीक प्रथम अथवा हार्डवेयर। नंबर 2 शिक्षण तकनीक द्वितीय जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नंबर 3 प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच। अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में बता चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षण तकनीक प्रथम यानी हार्डवेयर, शिक्षण तकनीक द्वितीय यानी सॉफ्टवेयर, प्रणाली उपागम यानी सिस्टम अप्रोच ये चर्चा करेंगे। धन्यवाद।